हेलो दोस्तों। फाइनली हम एग्ज़ाम टाइम की गोल्ड सीरीज़ यानी कि रिवीजन प्लानर का वीडियो लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा मांग थी कि एग्ज़ाम टाइम की गोल्ड सीरीज़ जो रिवीजन प्लानर है उसको भी हम सॉल्व करवाएं, उसके जितने भी करेक्शंस हैं वो हम आपको सही करके दें, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको इसमें मिस लग रहे हैं या एरर लग रहे हैं, वो हम आपको सही रूप में दे सकें। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं रिवीजन प्लानर लेके। इसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, यानी कि चारों पेपर्स की वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करते रहिए, क्योंकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए और आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो अगर हम आपके लिए कर रहे हैं इतना ज़्यादा मेहनत, तो आप भी हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए और अपने लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ की रिवीजन प्लानर। अब होगा इसका महासंग्राम, यानी कि रिवीजन प्लानर ये हम फोर्थ पेपर से शुरू कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव नोट्स है ये, बीएड सेकेंड ईयर, चतुर्थ प्रश्न पत्र, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, ये इसका टाइप दिया हुआ है कि यानी कि चौथा पेपर है, हम इसका चौथा पेपर कवर करेंगे। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श ये फोर्थ पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का। तो इसके बाद हम एक एक करके चारों पेपर्स की वीडियो जो है हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो हमें कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर से एक बार कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एक जहर की तरह फैला देना, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनकी ये इसे आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं। फाइनली हम शुरू कर रहे हैं कि हमारा जो रिवीजन प्लानर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर फोर्थ पेपर का शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, आइए इसकी फर्स्ट इकाई स्टार्ट करते हैं। इसकी 5 इकाई हैं, यानी कि इकाई एक निर्देशन दिया हुआ है, ये हमारा सिलेबस है फोर्थ पेपर का सिलेबस है। इकाई 1 परामर्श निर्देशन है, दूसरा परामर्श है और तीसरा है निर्देशन एवं परामर्श कार्मिक है, और इसमें है निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का संगठन। और इकाई 5 है निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण और उनके उपयोग। तो ये फोर्थ पेपर का सिलेबस है आपका। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, आपको तैयार करना है। इसलिए आप लोग इस वीडियो से, इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको इन सभी जो 5 टॉपिक्स दिए हैं, इन पाँचों टॉपिक से आपको वीडियो पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएंगी। आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप इससे जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट यूनिट हो जाएगी निर्देशन, इकाई 1 निर्देशन। तो आइए पहले इसको हम डिस्क्रिप्टिव थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्टिव दिया है कि पहले दिया है इकाई 1 निर्देशन, इकाई का नाम है। परिचय दिया है कि शैक्षिक निर्देशन व्यक्तिगत छात्र को इष्टतम शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की एक प्रक्रिया है। क्या है कि व्यक्तिगत छात्र को एक इष्टतम शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की एक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का निर्देशन है जो केवल छात्र समुदाय को प्रदान किया जाता है। जो निर्देशन है वो क्या है, एक शैक्षिक निर्देशन जो है क्या होता है कि केवल छात्र समुदाय को प्रदान किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो शैक्षिक निर्देशन वो किसको प्रदान किया जाता है, तो छात्र समुदाय को प्रदान किया जाता है। और ये व्यक्तिगत छात्र को क्या होता है, इष्टतम शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करता है शैक्षिक निर्देशन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिए। तो हमारे साथ आप रिवाइज करते रहिए। हम आपको आज डिस्क्रिप्टिव पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम कवर करेंगे। अगला दिया आगे है कि शैक्षिक निर्देशन छात्रों को सही विकल्प बनाने में मदद करता है, साथ ही स्कूलों पाठ्यक्रम और स्कूली जीवन के संबंध में समायोजन करने में मदद करता है, जो सर्वांगीण विकास में योगदान देता है। आगे दिया है कि शैक्षिक निर्देशन संक्षेप में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देता है।
अब शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है, या ये कौन से प्रश्नों के उत्तर देता है कि छात्र किसके लिए सबसे उपयुक्त है, यानी एक छात्र किसके लिए उपयुक्त है शैक्षिक निर्देशन के संदर्भ में, कि किस प्रकार की शिक्षा उसकी जन्मजात क्षमताओं को प्रकट करेगी और उन्हें विकसित करने में मदद करेगी। यानी कि एक छात्र का विकास यानी कि सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है, ये शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। उससे हम सीख सकते हैं कि छात्र को कैसे सिखाया जाए, कैसे बताया जाए और उसका सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। और अगला उत्तर है कि उसके सीखने और अध्ययन का उद्देश्य क्या है। ये भी शैक्षिक निर्देशन जो होता है, इससे हम जान पाते हैं कि उसके सीखने और अध्ययन का उद्देश्य क्या है। और कुछ परिभाषाएं दी हैं शैक्षिक निर्देशन की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं जो दी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सारी परिभाषाएं हैं इसमें जो भी दी हैं, 3-4 जो भी दी हैं। पहली दी है कि ब्रेवर के शब्दों में कि शैक्षिक निर्देशन क्या है। ब्रेवर के शब्दों में कहा गया है कि शैक्षिक निर्देशन एक व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता करने के लिए एक सचेत प्रयास है। ब्रेवर ने क्या कहा कि शैक्षिक निर्देशन एक व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता करने के लिए एक सचेत प्रयास है। ये ब्रेवर की परिभाषा है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला दूसरा दिया है परिभाषा कि आर्थर ए जोन्स के अनुसार कि शैक्षिक निर्देशन को विद्यार्थियों को उनकी पसंद और स्कूलों पाठ्यक्रमों और स्कूली जीवन के संबंध में समायोजन में दी गई सहायता के रूप में परिभाषित किया है। किस रूप में आर्थर जोन्स ने परिभाषित किया है कि विद्यार्थियों को उनकी पसंद हो, स्कूलों पाठ्यक्रमों स्कूली जीवन के संबंध में समायोजन कर सकें, यानी कि समायोजन करने में सहायता दे सकें। तो इस प्रकार उन्होंने आर्थर ए जोन्स ने शैक्षिक निर्देशन को परिभाषित किया है। अगला तीसरी दी है कि रूथ स्ट्रैंग शैक्षिक निर्देशन को क्या कहते हैं, यानी कि रूथ स्ट्रैंग के अनुसार कि शैक्षिक निर्देशन को क्या कहते हैं कि एक उपयुक्त कार्यक्रम चुनने और उसमें प्रगति करने में व्यक्ति की सहायता करने के उद्देश्य से के रूप में मानते हैं। यानी कि शैक्षिक निर्देशन क्या है कि एक उपयुक्त कार्यक्रम चुनना और उसमें प्रगति करने में व्यक्ति की सहायता करने का उद्देश्य होता है एक शैक्षिक निर्देशन में। तो रूथ स्ट्रैंग ने शैक्षिक निर्देशन के बारे में क्या कहा है, आप इस परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिए। अगला दिया है कि मायर्स के अनुसार, अगली परिभाषा है कि मायर्स ने क्या कहा कि मायर्स ने कहा है कि शैक्षिक निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक छात्र के बीच उसकी विशिष्टताओं और दूसरी ओर विभिन्न अवसरों और आवश्यकताओं छात्र के विकास या शिक्षा के लिए एक अनुकूल सेटिंग के बीच लाने से संबंधित है। मायर्स के अनुसार ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए ताकि थोड़ी सी भी गलती आपसे ना हो। अगला दिया है 5 नंबर दी कि डनमूर और मिलर के लिए कि शैक्षिक निर्देशन मुख्य रूप से छात्र की अपने शैक्षिक कैरियर में सफलता से संबंधित है। यह छात्र के साथ समायोजन और उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं, क्षमताओं और कैरियर के हितों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने से संबंधित है। तो डनमूलर मायर्स के अनुसार, रूथ स्ट्रैंग के अनुसार, आर्थर ए जोन्स के अनुसार और ब्रेवर के अनुसार, यानी कि ये 5 शैक्षिक निर्देशन की इंपॉर्टेंट क्या हैं परिभाषाएं हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। आगे देखते हैं, अगला है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है। ये भी पॉइंट है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। आइए पढ़ते हैं कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। अगला पॉइंट है कि उपरोक्त चर्चा के आलोक में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पर ठीक से चर्चा की जा सकती है। हालांकि हम वर्तमान समय में इस तरह के निर्देशन के औचित्य के कारणों को निम्नलिखित तरीके से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता कहाँ होती है, तो पहला दिया है पॉइंट की व्यक्तिगत मतभेद। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पॉइंट कि व्यक्तिगत मतभेद, दिया हेडिंग है कि व्यक्तिगत मतभेद। यदि छात्रों के बीच कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं होते तो निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता कभी नहीं उठती। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है कि छात्रों के बीच किसी भी बात को लेकर मतभेद न हो। तो आगे है कि निर्देशन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता, रुचियों, प्रेरणा और उनकी आकांक्षाओं के स्तर में भिन्नता होती है। तो सबसे बड़ी बात कि छात्रों के बीच क्या होता है कि कोई मतभेद नहीं होते। यदि ना हो तो निर्देशन की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। और निर्देशन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति की
क्षमता, बौद्धिक क्षमता, रुचियाँ, प्रेरणा और उनकी आकांक्षाओं के स्तर में भिन्नता होती है। यानी कि हर व्यक्ति में ये सभी जो गुण दिए हैं, ये क्या होते हैं, सब में अलग-अलग होते हैं। इसलिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अगर सभी व्यक्तियों में एक ही जैसे ये सारे गुण हों, तो शैक्षिक निर्देशन या निर्देशन की कोई आवश्यकता पड़े ही ना। तो इसलिए व्यक्तिगत मतभेद जो है शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अगला पॉइंट है कि आगे दिया है कि व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूलों में शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने की आवश्यकता है। यानी कि व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूलों में शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट दिया है कि शिक्षा में अपव्यय और ठहराव की जांच की आवश्यकता। हम पाते हैं कि शिक्षा में भारी अपव्यय और ठहराव है। कई छात्र बार बार फेल हो जाते हैं और कई सालों तक एक ही कक्षा में रहते हैं। वे ज्ञान और कौशल के किसी न किसी अंश को सीखने या प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह मानव के साथ साथ राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी की ओर ले जाता है। इस तरह की बर्बादी और ठहराव को शैक्षिक निर्देशन के उपयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से ही रोका जा सकता है। बहुत से छात्र जो होते हैं प्रतिभा संपन्न नहीं होते हैं, उतना ज़्यादा माइंडेड नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि बार बार फेल हो जाते हैं और कई सालों तक एक ही कक्षा में पढ़े रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी होती है। तो इससे क्या होता है कि इसके लिए शैक्षिक निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है कि छात्र को कैसे निर्देशित किया जाए, कैसे उसका विकास किया जाए। तो इससे क्या होता है कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। अगला पॉइंट दिया है कि सही शैक्षिक विकल्प बनाने की आवश्यकता। यानी कि शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता एक सही विकल्प चुनने के लिए भी होती है। कि तीसरी हेडिंग दी है कि सही शैक्षिक विकल्प बनाने की आवश्यकता। दिया है कि शिक्षा की लगभग हर प्रणाली दो मान्यताओं पर आधारित है। पहला, यह कि प्रत्येक विद्यार्थी को अधिकतम आत्मविश्वास या आत्म विकास के लिए प्रयास करना चाहिए, और दूसरा यह कि प्रत्येक विद्यार्थी समाज में अपने उपयोगी सदस्य के रूप में अपना स्थान बनाए। ये बहुत दो मान्यताओं पर आधारित है कि इन दो धारणाओं का अर्थ है कि एक बच्चे की स्कूल और सामुदायिक गतिविधियां किसी निश्चित पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए। शैक्षिक निर्देशन सेवाओं को सही विकल्प चुनकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बच्चों की सहायता करनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करते समय छात्रों को अक्सर चयन करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें इंटर के बाद क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे उनके मन में प्रश्न चलते रहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि शैक्षिक निर्देशन की यहीं पर सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। देखो आगे दिया है कि विविध पाठ्यक्रम हैं जहाँ उन्हें विषयों या गतिविधियों का चयन करना होता है। किसी विषय या गतिविधि का गलत चुनाव उनके करियर और भविष्य की बर्बादी कर सकता है। यही बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर उसने शैक्षिक निर्देशन नहीं दिया गया तो उसने गलत विषय का चुनाव कर लिया, उससे क्या हुआ, उसका करियर और भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसलिए उन्हें विषयों या अध्ययन के पाठ्यक्रमों, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों, बोलने, लिखने और पढ़ने की जीवन सीखने की शैली और किताबें और अध्ययन के लिए अन्य साहित्य आदि के संबंध में सही चुनाव करने में निर्देशन द्वारा मदद की जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बच्चों को शैक्षिक निर्देशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगली हेडिंग दी है कि उचित शैक्षिक समायोजन की आवश्यकता, 4 नंबर है। आगे दिया है कि बच्चों के समुचित शैक्षिक विकास और कल्याण के लिए प्रचलित शैक्षिक वातावरण में समायोजन आवश्यक है। बच्चा अपने घर के वातावरण से सीधे विद्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ उसे शिक्षा का औपचारिक वातावरण मिलता है और ऐसे अनुभव मिलते हैं जो उसके लिए काफ़ी नए और अजीब होते हैं। उसे इन शैक्षिक परिस्थितियों और पर्यावरणीय परिस्थितियों में समायोजित करने की आवश्यकता है। उसे पढ़ना, लिखना, बोलना और सीखने की प्रक्रिया में भाग लेना होता है। ड्रिल काम और गृह कार्य पूरे करने होते हैं। पाठ्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है। शैक्षिक प्रक्रिया में नियमितता और समय की पाबंदी देखी जानी चाहिए। कभी कभी उसे शिक्षण की नई तकनीकों और उपकरणों से लाभ उठाना पड़ता है। उसे वांछित परीक्षणों और मूल्यांकन के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। इस तरह बच्चे को अपने शैक्षिक वातावरण के संबंध में कई समायोजन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे उचित शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चौथा हेडिंग जो है ये भी शैक्षिक निर्देशन के लिए बहुत आवश्यक है कि उचित शैक्षिक समायोजन की आवश्यकता के लिए भी शैक्षिक निर्देशन बहुत
आवश्यक है। आगे 5वीं हेडिंग दी है कि आगे की शिक्षा का निर्णय, यानी कि आगे बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा, तो इसके लिए भी हमें क्या करता है, शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। यानी शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में छात्र उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों या विश्वविद्यालयों की ओर भागते हैं, चाहे उनकी उच्च अध्ययन के लिए योग्यता कुछ भी हो। उनमें से कई ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षणों का उचित ज्ञान नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता के संबंध में उचित निर्देशन प्रदान करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए यानी कि आगे का स्कूल से निकलने के बाद कॉलेज या विश्वविद्यालयों की ओर जब जाते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम पढ़नी है, क्या पढ़ना है। तो उसके लिए भी क्या होती है, शैक्षिक निर्देशन की बहुत आवश्यकता होती है। अगला दिया है कि ग्रेड बनाना, 6 नंबर हेडिंग है कि एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है वह कौन सी है, कि वह क्षेत्र है जो छात्रों को चुने गए पाठ्यक्रम में संतोषजनक रूप से प्रगति करने में मदद करता है। हमारे देश में बड़ी संख्या में छात्र शैक्षिक निर्देशन के अभाव में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होता है, ग्रेड बनाना भी पड़ता है। आगे देखते हैं, अगला दिया है कि असाधारण बच्चों की शिक्षा, यानी असाधारण बच्चों की शिक्षा तो आमतौर पर हमारे स्कूलों में शिक्षक औसत छात्र को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है कि प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाला, बहरा और मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग कक्षा शिक्षण से लाभान्वित नहीं होता है। यदि हम व्यक्ति और समाज के कल्याण में रुचि रखते हैं तो असाधारण बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शैक्षिक निर्देशन सबसे आवश्यक है। तो असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए भी शैक्षिक निर्देशन आवश्यक है। ये इसके 7 हेडिंग्स हैं जिसमें बताया गया है कि आपको शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ती है। आगे है कि विद्यार्थियों को शैक्षिक निर्देशन कैसे प्रदान करें। तो शैक्षिक निर्देशन कैसे प्रदान करें, तो विभिन्न परीक्षणों, व्यक्तिगत साक्षात्कारों आदि के माध्यम से निर्देशन कार्यकर्ता छात्रों की मानसिक क्षमताओं, रुचियों की योग्यता आदि का पता लगाने की कोशिश करता है और इस प्रकार उन पाठ्यक्रमों का सुझाव देता है जिन्हें वह आगे बढ़ाने में सक्षम है। शैक्षिक निर्देशन प्रक्रिया के सामान्य पैटर्न की तरह 3 महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं। यानी कि शैक्षिक निर्देशन कैसे प्रदान करें, तो इसमें 3 चरण शामिल हैं। कौन से? पहला दिया है कि सूचना या डेटा एकत्र करना, यानी सूचना या डाटा एकत्र करना। तो पहले चरण में क्या होता है कि लोगों के बारे में पूरी जानकारी या डेटा एकत्र करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित जानकारी एकत्र की जा सकती है। तो डेटा में क्या क्या एकत्र किया जाता है, तो इसमें दिया है कि उनके स्वास्थ्य और कार्य से संबंधित विवरण, उनकी बुद्धि और अन्य संज्ञानात्मक क्रियाएं या क्षमताएं, उनकी शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित विवरण कि उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की है, उनकी रुचियों, अभिरुचियों, मनोवृत्तियों और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं की जानकारी, पारिवारिक इतिहास और पृष्ठभूमि, उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में विवरण, पिछले स्कूल के बारे में विवरण और उनकी कंपनी और दोस्ती के बारे में विवरण। तो ये डाटा जो है सर्वप्रथम इकट्ठा किया जाता है शैक्षिक निर्देशन देने के लिए। और इन सूचनाओं या आंकड़ों को एकत्र करने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, योग्यता परीक्षण, रवैया मापने, साक्षात्कार, प्रश्नावली, रेटिंग पैमाने, सूची अवलोकन आदि जैसी विभिन्न तकनीकों को नियोजित किया जा सकता है। तो ये सारी तकनीकें नियोजित की जाती हैं या प्रयोग में लाई जाती हैं। और दूसरा क्या होता है कि निर्देशन प्रदान करना, यानी अगला चरण जो है वास्तविक निर्देशन के कार्य से संबंधित है जो आवश्यक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, बल्कि यह एक कठिन कार्य है। इसके लिए किसी व्यक्ति के बारे में एकत्रित जानकारी के पूर्ण विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इन आधारों पर उनके व्यक्तित्व श्रृंगार और समायोजन के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये निष्कर्ष आगे प्रश्न में व्यक्ति को दिए जाने वाले निर्देशन की प्रकृति के बारे में निर्णय लेने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए कि उसे सीखने की विधि या अध्ययन के तरीके पर एक पाठ्यक्रम का चयन करने के लिए निर्देशित किया जाता है जो उसके व्यक्तित्व के साथ साथ उसके अजीबोगरीब वातावरण के अनुकूल हो। तो यानी कि ये दूसरे भी ऑप्शन नंबर बी दिया है कि निर्देशन प्रदान करना। ये भी कैसे आप शैक्षिक निर्देशन प्रदान करेंगे, तो इसके लिए ये चरण होता है। उसके बाद अगला चरण होता है कि अनुवर्त कार्यक्रम। सी नंबर की निर्देशन कार्यकर्ता का निर्देशन प्रदान करने से नहीं रुकता है। लेकिन निर्देशन कार्यकर्ता का कार्य निर्देशन प्रदान करने से नहीं रुकता है, बल्कि उसके लिए कुछ अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में कुछ और प्रयासों की आवश्यकता होती है।
इस कार्यक्रम के तहत बच्चे द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। इस आधार पर यदि आवश्यक हो तो उसे कोई और निर्देशन देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं या पिछले निर्देशन कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। प्रत्येक स्थिति में यह देखा जाना चाहिए कि बच्चा अपनी शैक्षिक समस्या विकास या समायोजन को हल करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा तब होता है और केवल तभी जब जब हम क्या करते हैं, निर्देशन कार्यक्रम की सफलता के बारे में सोचते हैं। तो ये क्या हुआ, हम जो है अभी तक हमने इसका क्या किया कि जो थ्योरी थी हमने थ्योरी पढ़ी, जो हमारी पहली इकाई है 4th पेपर की निर्देशन, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका कुछ भी छूटे ना, आपकी समझ में आ जाए ये पॉइंट क्या है, टॉपिक क्या है। इसके बाद जो है इसके जितने भी जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, आइए इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न अब देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना कि निर्देशन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, समस्या को हल करने के लिए सुपरिट द्वारा प्रदान की गई सलाह या व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्या से उबरने के लिए परामर्शदाता द्वारा प्रदान की गई एक पेशेवर सलाह। ऑप्शन ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन से क्या तात्पर्य है कि निर्देशन से तात्पर्य है कि समस्या को हल करने के लिए सुपरिट द्वारा प्रदान की गई सलाह, यानी कि समस्या को हल करना। सबसे बड़ा निर्देशन का तात्पर्य है कि कोई भी समस्या हो उसको हल करना, तो ये निर्देशन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परामर्श से तात्पर्य क्या है। परामर्श यानी कि सलाह, तो इसका मतलब क्या होता है कि सलाहकार द्वारा एक पेशेवर सलाह, एल्डर द्वारा एक सलाह, ए और बी दोनों, उपरोक्त सभी। तो परामर्श का अब सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे तो परामर्श का तात्पर्य क्या होता है कि सलाह देना, यानी कि एक अच्छी सलाह देना। ना कि अब अगर स्कूल में कोई आप इंटर के बाद क्या करना चाहते हैं, अगर कोई सलाह लेंगे तो आप अपने गांव में अगर या अपने आस पड़ोस में या अपने शहर में किसी से भी अगर पूछेंगे जो उसके बारे में नहीं जानता है कि ये आपको इंटर के बाद क्या करना है, तो वो सलाह नहीं दे पाएगा अच्छी। तो आपको एक अच्छी सलाह के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अपने टीचर से बात करनी होती है जो पहले से ही उस क्षेत्र में हैं, यानी कि निर्देश अच्छे से दे सकते हैं कि कौन सही विषय होगी, कौन सा चयन अच्छा होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, एक पेशेवर सलाह की हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो परामर्श से तात्पर्य क्या है कि सलाहकार द्वारा एक पेशेवर सलाह, यानी कि पेशेवर सलाह, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श का एक प्रकार नहीं है। कौन सा एक परामर्श का प्रकार नहीं है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि परामर्श के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कौन सा नहीं, विवाह और परिवार का परामर्श, मादक द्रव्यों के सेवन का परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है, तो इसमें ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो ये सी है। बी सी कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि परामर्श का इसमें से कोई प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4 नंबर दिया है कि एक स्कूल परामर्शदाता क्या करता है। एक स्कूल परामर्शदाता क्या करता है। ऑप्शन दिए कि छात्रों को शैक्षणिक लक्ष्यों में मदद करता है, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की सहायता करता है, या छात्रों को उनके करियर के विकास में मदद करता है, या उपरोक्त सभी। तो एक जो स्कूल परामर्शदाता होता है वो क्या करता है कि छात्रों को शैक्षणिक लक्ष्यों में मदद करता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। और दूसरा होता है कि सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में छात्रों की सहायता करता है, उनका व्यक्तिगत विकास भी करता है और सामाजिक विकास भी करता है, और छात्रों को उनके करियर के विकास में मदद भी करता है। तो एक स्कूल परामर्शदाता के तीनों कार्य हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर दिया है कि निर्देशन की एक प्रक्रिया है। निर्देशन की एक प्रक्रिया है, क्या है, बच्चे को सलाह देना, बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन क्या है कि ये बच्चे को सलाह देना, निर्देशन बच्चे को सलाह देना की एक प्रक्रिया है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशन का मतलब ही होता है सलाह देना या उसे निर्देशन देना, उसे अच्छी सच्ची ये पेशेवर सलाह देना, कि बच्चे को सलाह देना निर्देशन की एक प्रक्रिया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परामर्शदाता से प्रोबिंग या क्वेश्चन करने में क्या मदद मिलती है। परामर्शदाता से प्रश्न या प्रोबिंग या क्वेश्चन करने में क्या मदद मिलती है। तो आप ऑप्शन देखते हैं कि छात्रों को मदद की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए,
उसकी कहानी के अन्य हिस्सों की जांच के लिए परामर्शदाता शारीरिक या मानसिक रूप से छात्रों के साथ हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यानी कि परामर्शदाता से क्वेश्चन करने में क्या मदद मिलती है कि छात्रों को मदद की प्रक्रिया में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। यानी कि उनको आगे और प्रश्न पूछने में या उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं, तो और जो है उन्हें मदद मिलती है आगे बढ़ने में, उनके विकास के लिए। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर दिया है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? यहाँ भरना है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमने बात की ऊपर कि क्या होती है कि छात्र का विकास शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है, या समस्याओं को हल करने के लिए, या पाठ्यक्रम में सुधार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों की क्या किया जाए, छात्रों का संपूर्ण या सर्वांगीण विकास किया जाए। यही क्या होता है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सर्वांगीण विकास यानी कि छात्र का विकास, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल परामर्शदाता कहाँ काम करता है? में काम करता है, कहाँ काम करता है? प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक विद्यालय या उच्च विद्यालय, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक स्कूल परामर्शदाता कहाँ काम करता है? कॉलेज तो कॉलेज है, विश्वविद्यालय भी विश्वविद्यालय है, या उपरोक्त डी, ये तो ना, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो कौन सा होगा? तो यानी स्कूल का मतलब प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय में स्कूल परामर्शदाता प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय में काम करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर है कि शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन लाना है? क्या परिवर्तन लाना है, क्या करना है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। आगे शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास, आत्मनिर्देशन की जितना जिम्मेदारी, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे का क्या है, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मनिर्देशन की जिम्मेदारी लाना है। ये परिवर्तन लाना है कि वो स्वयं को निर्देश दे सकें, स्वयं को सही सलाह या सही रास्ते पर ले जा सकें, इसकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने निर्देशन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे निर्देशन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। तो कौन है? आइंस्टीन, जॉर्ज वाशिंगटन, फ्रैंक पार्सन्स या उपरोक्त सभी। तो कौन होंगे? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, फ्रैंक पार्सन्स। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे निर्देशन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? तो फ्रैंक पार्सन्स को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।